आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनपीओ के बैलेंस शीट की एंड एडजस्टमेंट की। अब बैलेंस शीट में हम बनाते क्यों? अगेन वही फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। अब बैलेंस शीट बने कैसे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। उसके बाद ये देखिए, एनपीओ का जो भी कैपिटल फंड है वो आपका इधर आएगा। सरप्लस अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया तो सरप्लस ऐड हो जाएगा, अदरवाइज डेफिसिट है तो डिडक्ट हो जाएगा। अब लिगेसीज होती है, लिगेसी को आप यहाँ पर कैपिटल फंड में भी अलग ऐड कर सकते हैं और अलग से सेपरेट शो भी कर सकते हैं। ऐसे ही एंट्रेंस फीस को भी है, आप कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हैं और इसको सेपरेट भी दिखा सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस को भी आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं और सेपरेट भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, कोई स्पेशल फंड है या कोई किसी स्पेशल चीज के लिए डोनेशन मिली है तो आप उसको अलग दिखाएंगे। जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड। अगर कोई फंड के लिए मिली है तो उसको सेपरेट दिखाएंगे। उसमें अब जो भी आपका करंट ईयर में रिसीट हुआ है उस फंड से में प्लस करेंगे, और एक्सपेंस भी अगर उससे रिलेटेड हुआ है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना शो कर करके यहीं से उसकी एक्सपेंस को माइनस करेंगे, बट अप टू द लिमिट ऑफ रिसीट। उसके बाद आता है, अगर इस फंड की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे इधर दिखा रखी है, तो उससे इंटरेस्ट कुछ आ रहा है तो इंटरेस्ट भी आप लोग प्लस करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे इनकम रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो रिसीट होता है आप उसको यहां शो करेंगे। उसके बाद कोई पर्टिकुलर एसेट्स है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर कोई परचेज हुई है प्लस, सोल्ड हुई है माइनस, डेप्रिसिएशन है माइनस, नेट अमाउंट या ये लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकती है। आप यहां पे लिखेंगे कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो, कैश इन हैंड वो। नेक्स्ट एंट्री में अगर कैश एट बैंक है तो उसको भी यहीं पे एसेट साइड में शो करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है उसको यहां प्लस करेंगे। कोई प्रीपेड एक्सपेंस है जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, उसको भी यहां पर प्लस करेंगे। प्लस उसके साथ अगर करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो आपकी एसेट होगी तो आप उसको यहां भी प्लस करेंगे। ये था अभी तक बैलेंस शीट के बारे में। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अगेन यहां पर डेबिट क्रेडिट। अब पहले डेबिट साइड की बात करते हैं। जो टू बैलेंस बीडी शुरू करके होगा, यह प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल ये अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2020 का बना रहे हैं तो इससे पहले होगा 2019। तो ये 2019 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया था, जो एसेट का पार्ट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो इधर आएगा। उसके बाद ये है, और इसका नेक्स्ट ईयर क्या होता है 2021 फॉर एग्जांपल। और ये बैलेंस क्या है कि 2019 में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था फॉर 2020 के लिए, तो अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन था तो वो लायबिलिटी का पार्ट, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस होंगे। अब उसके बाद जो 2020 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी जो इस साल की करंट ईयर की जो इनकम हुई है सब्सक्रिप्शन से वो इधर आएगी। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो आपको रिसीव हुआ है वो आएगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। मतलब कि जो करंट ईयर का एडवांस है, मतलब जो 2020 में एडवांस मिला है फॉर द ईयर 2021, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। और इधर से ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब 2020 का जो आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट का पार्ट बनेगा। अब क्वेश्चन में ये कई बार 5 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है
कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये 6 एंट्री होती हैं, 6 एंट्रीज होती हैं टोटल, जिसमें 3 डेबिट साइड में आएंगी, 3 क्रेडिट साइड में आएगा। और हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एक बैलेंसिंग फिगर करके निकालनी पड़े। बैलेंसिंग फिगर में हो सकता है कि आपको ये कोई भी 5 मतलब हो सकता है आपको कैश का अमाउंट निकालना पड़े अगर आप रिसीट एंड पेमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी पड़े, तो आप बैलेंसिंग फिगर करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आइए बेटा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट्स में देखिए जैसे लीगेसी है। फर्स्ट लीगेसीज वो डोनेशन होती है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डोनर की डेथ के बाद एनपीओ को उसकी विल के अकॉर्डिंग देता है। ये कैश में भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकती है। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, इसीलिए हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। ये कैपिटल रिसीट है और इसको कैपिटल फंड में भी शो कर सकते हैं और सेपरेट भी दिखा सकते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। बट कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि जो लीगेसी है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, तो उस केस में आप उसको कैपिटल फंड में ऐड ना करके एक अलग से फंड बनाएंगे जिस चीज के लिए वो दी गई है। फॉर एग्जांपल लीगेसी दी गई है बिल्डिंग के लिए, तो आप बिल्डिंग फंड बनाएंगे, बिल्डिंग फंड में उसको ऐड करेंगे, बिल्डिंग फंड बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन बोला इट इज फॉर जर्नल पर्पस या क्वेश्चन में दिया है कि ये रैकरिंग नेचर की है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, बट ये बहुत कम होता है। नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा डोनेशन की। अगर बड़ा अमाउंट है या वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया है, तो आप उसको लाइक इक्विपमेंट है, लैंड बिल्डिंग है, तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब कि आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। बट अगर कोई स्मॉल अमाउंट है, जर्नल पर्पस के लिए दिया गया है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो कर देंगे। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ये एज ए नॉन रेकरिंग आइटम कैपिटलाइज करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और अगर एज ए रेकरिंग बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करिए या रेकरिंग नेचर के, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सीधा कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज कर देंगे आप इसको। कैपिटलाइज का मतलब दोनों ही बातें, या तो आप इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या फिर आप इसको सेपरेट दिखाएंगे। अब आती है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड जो होता है वो एनपीओ की मेन एक्टिविटी के लिए नहीं होता है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे कि एनपीओ को जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो है काम करती है उसको वो रन कर सके। तो होता क्या है कि जो भी इस फंड में अमाउंट होता है एंडोमेंट फंड में, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो इनकम आती है हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास बैलेंस शीट में देखिए कि कोई एंडोमेंट फंड है, यहां पर आपने कोई एंडोमेंट फंड बनाया है। एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट स्पेसिफिक फंड जैसे मैंने लिखा हुआ है, एंडोमेंट फंड बनाया है, उससे आप इन्वेस्ट कर देंगे फंड के अमाउंट को, उसकी एक्टिविटी के लिए आप एक्सपेंस नहीं करेंगे। इससे जो इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो भी कर सकते हैं, वहां से खर्चे भी चला सकते हैं, बट इस मेन फंड के अमाउंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये कैपिटल रिसीट होते जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं। एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो इस फंड से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बैलेंस शीट की एसेट में आएगी और जो इनकम होगी इन्वेस्टमेंट से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट या ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओनली प्रॉफिट और लॉस जो होगा सेल का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा और
बैलेंस शीट में से उस एसेट की बुक वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे। लेकिन कई क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि उसकी बुक वैल्यू ही गिवन नहीं है उसकी, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं कि या तो आप मानेंगे कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो लेकिन उससे भी एक बेटर अच्छी अप्रोच मानी जाती है, आप ये मानेंगे कि बुक वैल्यू उसकी निल है, डेप्रिसिएशन लग लग करके उसकी बुक वैल्यू 0 हो गई है, और जितना का भी रिसीट हुआ है वो आपका प्रॉफिट रिसीट है। तो जितना अमाउंट, ये अगर बुक वैल्यू नहीं गिवन है, सिंपल सी बात है कि अगर बुक वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आप सारा का सारा जो रिसीट हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में एज ए इनकम शो कर देंगे। ऐसे ही अगर आपने कोई परचेज किया है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। अगर ऐसे ही कुछ सेल किया है तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन, जर्नल, तो ये एक रिवेन्यू इनकम होगी, सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दीजिए। कोई अगर ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से, रैकरिंग नेचर की है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट में। अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट मिले तो स्पेशल फंड बनाएंगे और उस फंड में ऐड करेंगे। ऑनोरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, ये स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए होता है, जैसे कि एनपीओ का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो आते हैं, उनका खर्चे उनके सेट ऑफ करने के लिए, तो ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आप शो कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स का मतलब है कोई इनकम या डिविडेंड आपको रिसीव हुई है जिसमें ग्रॉस इनकम आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और टीडीएस आएगा इन बैलेंस शीट एज ए एसेट। जैसे क्वेश्चन में लिखा हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड 3200 नेट ऑफ टैक्स एट 20% ग्रॉस इनकम, तो उस केस में ग्रॉस इनकम तक लिखा होगा। तो उस केस में आप ये समझिए कि देखिए 3200 है और 20% टैक्स काटने के बाद है, तो यूनिटरी फॉर्मूला से ये 80% को रिप्रेजेंट करता है, इसको यहां से डिडक्ट किया तो आपका आ गया, यानी टोटल इनकम हुई थी आपकी 4000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पे तो एक्सपेंडिचर है, यहां इनकम है, तो इनकम के केस में आप यहां पे पूरा का पूरा 4000 दिखाएंगे, 4000 आएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में 400 आप दिखा देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये 800 दिखा देंगे, टीडीएस 800 एसेट दिखा देंगे। या तो आप आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी इतने से, और आपका अगर टैक्स नहीं बनता है तो आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर लेंगे। और इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहां होगा रिसीट, तो रिसीट में यहां पे 3200 आपको गिवन होगा। थैंक यू।